साउंड क्लियर है बेटा आपको? साउंड क्लियर है आपको? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, पहले आप, अगर आपको कल के लेक्चर में से कोई डाउट है तो पूछिए। कल के लेक्चर से कोई डाउट है तो पूछिए। आज हमारा अपना हम बेसिक कंसेप्ट्स का, हाँ जी बोलिए। जो आज बेसिक कंसेप्ट्स का आपका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। हाँ जी बेटा, जब हमने बात का, कल हमने कहा था कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। और वो बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं कि प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होता है। अगर हम कह रहे हैं रीजनेबल डाउट होना चाहिए तो रीजनेबल के क्या पैरामीटर्स हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट से रिलेटेड क्या प्रिंसिपल्स हैं। कल आपको स्टेटमेंट्स लिखवाई थी, कल आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी बेटा, जब हमने क्वेश्चंस लिखे थे। एक बार अखिल वो स्टेटमेंट रीड करो, बिकॉज आप 4-5 स्टेटमेंट्स लिखिए। आपको पेपर में स्टेटमेंट्स आ जाती हैं ज्यूरिस्ट लोगों की, तो वो आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट किस मैटर के साथ डील कर रहा है। अखिल एक बार स्टेटमेंट रीड करना बेटा, जो कल स्टेटमेंट लिखी थी आपने गॉसोमेट थ्रेड वाली। Oh, okay. Question one. Discuss the evidentiary value of circumstantial evidence and Panchsheel principle laid down by Supreme Court for making circumstantial evidence admissible in the court of law. Yes. Or discuss the scope and effect of circumstantial evidence with special reference to decision by apex court. Or circumstantial evidence is like gossamer threat, light, and unstable or as an area itself and may vanish. हाँ जी बेटा, इसके बाद आप ना एक स्टेटमेंट और लिखिए। अखिल वो आपका कंप्लीट हो गया था स्टेटमेंट? मौली एक बार वो गॉसमेट थ्रेड की बेटा स्टेटमेंट कंप्लीट कर दो उसको। Yes, ma'am. Circumstantial evidence is like a gossamer thread, light and as unsubstantial as the air itself, and may vanish with the merest of touches. Lord Coleridge. Discuss the statement bringing about evidentiary value of circumstantial evidence with respect to Panchsheel principle. ओके बेटा, जब हम इसकी बात, एक और स्टेटमेंट लिखिए बेटा, एक स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट है जॉनथन स्विफ्ट की, जॉनथन स्विफ्ट की स्टेटमेंट है, जॉनथन स्विफ्ट की।
जॉनथन स्विफ्ट स्टेटमेंट लिखिए डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में। laws are like of cobwebs cobwebs, comma, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through double inverted commas close. मॉली स्टेटमेंट रीड करना बेटा, फिर से स्टेटमेंट रीड करो। Yes, Jonathan Swift. Laws but let Laws are like of Hor- cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through. क्या आना है आंसर में, क्या नहीं, वो अलग बात है। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? सौरभ, स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है बेटा? स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है सौरभ? मैम इसका मतलब है कि जो लॉ है वो एक वेब की तरह है, लाइक अ स्पाइडर्स वेब, दैट मतलब उसमें छोटी छोटी जो ऑफेंसेस के लिए लोग पकड़े जा सकते हैं, और उसमें ऐसे प्रोविजंस है कि बहुत बड़े ऑफेंस करने वाले लोग भी निकल के जा सकते हैं। ओके, अब ये तो मीनिंग हो गया स्टेटमेंट का। अब हमने इसके इम्प्लीकेशन को कंसीडर करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, जो छोटे छोटे लोग कैसे इसमें फंस जाते हैं और बड़े बड़े लोग कैसे निकल जाते हैं? हाँ जी, क्यों निकल जाते हैं बड़े बड़े लोग? टेक्निकलिटीज पे मैम। सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है इन डिसाइडिंग अ केस? एविडेंस। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये लोग कैसे निकल जाते हैं बाहर? मैनिपुलेटिंग एविडेंस या टेक्निकलिटीज जो हैं डिफरेंट ओके, और मतलब लॉ में जैसे सपोज इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो इट शुड बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, सो दैट इज आल्सो अ बिग थिंग। ओके। हाँ जी, अखिल बताइए, क्यों बड़े बड़े लोग किस कारण से बाहर निकल जाते हैं इसके ट्रैप से? मैम मेन कारण ये है कि करप्शन के कारण जो एविडेंस है ना वो इजीली मैनिपुलेट और चेंज हो सकता है। ओके, और उसकी वजह से क्या हो पाता है? उसकी वजह से क्या हो जाता है? जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना बर्डन डिस्चार्ज नहीं कर पाती, जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और एक्यूज को क्या मिल जाता है? Ma'am, benefit of doubt. बेनिफिट ऑफ डाउट। तो बेटा इसमें जो आपने डिस्कस करना है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उसमें आप डिस्कस करेंगे बेनिफिट ऑफ डाउट, और अगर वो हम बेनिफिट ऑफ डाउट की बात कर रहे हैं तो रीजनेबल डाउट क्या है। तो मेनली जो आज हमने डिस्कस किए करेंगे उसका आपने इसमें क्रक्स लिखना है, उसमें आपने इसका क्रक्स लिखना है। बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए। बेटा ये सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टेटमेंट दी थी नरोत्तम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। आप केस लिख ही लीजिए। इन नरोत्तम सिंह NAROTTAM, इन नरोत्तम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बेटा 1980 का डिसीजन है, नाम के लिए नहीं स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट लिखिए,
डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिए, द सेकर्ड काउस, द सेकर्ड, SACRED, the second cows of shadowy doubts, shadow के बाद y, shadowy doubts and marginal mistakes And and can you repeat the statement? बेटा लिखिए, the second cows, SACRED, second cows of shadowy doubts and marginal mistakes, processual or other, प्रोसेस मतलब प्रोसीजरल की बात कर रहे हैं, कॉमा, cannot deter the court from punishing crime where it has been sensibly and substantially brought home, double inverted commas close, रजत रीड कर बेटा, स्टेटमेंट रीड करना जो अभी आपने लिखी है। The second cause of shadowy doubts and marginal mistakes, processual or other, cannot deter the courts from punishing crime where it has been sensibly and substantially brought home. हाँ जी, क्या मतलब हुआ स्टेटमेंट का? क्या मतलब हुआ बेटा स्टेटमेंट का? मैम की छोटी छोटी मिस्टेक्स और डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो उसकी वजह से क्रिमिनल भागना नहीं चाहिए लॉ में। अजी पहले आप ये बताइए कि इसमें जब हम बात कर रहे हैं, जो ये हम शेडोई डाउट्स की बात कर रहे हैं, हाँ जी, किस को रेफर कर रहा है? बिल्कुल ठीक बोला आपने जो बोला है। हाँ जी, आएगा क्या क्वेश्चन में, आंसर में? क्योंकि आपको स्टेटमेंट को इलेबोरेट करना है तो आप लिखोगे क्या इसमें आंसर में? मैम बेनिफिट ऑफ डाउट की ही बात करी है इन्होंने। बिल्कुल ठीक है, और उसके साथ, क्योंकि इसमें तो लिखा है कि क्रिमिनल को पनिशमेंट होगी, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलना चाहिए, जहां पर सब्सटेंशियली प्रोसिक्यूशन हैज सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग द केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो आपको इसमें रीजनेबल डाउट भी डिस्कस करना पड़ेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट भी डिस्कस करना पड़ेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट की क्या इंप्लीकेशंस हैं, और बेनिफिट ऑफ डाउट में डाउट वर्ड का क्या मीनिंग है, और कब क्या जो डाउट की हम बात कर रहे हैं कि जिसका बेनिफिट मिलना चाहिए वो किस नेचर का होना चाहिए, तो इसमें भी वो सारा आएगा। तो ये आपके बेसिक स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हमने बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना है। बेटा इसमें कोई भी सेक्शन आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का नहीं आएगा, इसमें आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पर एविडेंस एक्ट बेस्ड है, स्पेशली क्रिमिनल लॉ, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ जी, लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, और मैंने कल आपको कहा था कि मैं आरुषि तलवार मर्डर केस से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर फिर हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। आप इसमें बताएंगे सर्कमस्टांशियल एविडेंस मेकआउट होगा या नहीं होगा। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पर ये बोलिए बेटा। मैम ये द सेक्रेड काउस बोला आपने, ये कॉज बोला है काउ बेटा, स्टेटमेंट में? काउ है, काउ है ये, ओके ठीक है बेटा। ओके। हाँ जी,
हाँ जी, इसमें जब हमने बात की तो अब हम आरुषि तलवार मर्डर केस के फैक्ट्स अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कोर्ट ने कैसे प्रोसीड किया। बेटा, अगर आपको कोई इंडियन एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन आता है, जो आपको फैक्ट्स दिए जाते हैं उसमें ना आपने जो ह्यूमन बिहेवियर है उससे रिलेटेड आपको देखना पड़ता है कि जो बिहेवियर है वो नेचुरल है, अननेचुरल है, या वो डाउट राइज कर रहे हैं कि नहीं कुछ फिशी है इन सब में। तो वो आपने, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं कि हॉट केस में 10 आलू के परांठे पड़े थे, चोर चोरी करने आया और बैठकर तसल्ली से मिलाई आलू के परांठे और चाय बनाकर पी के गया। हाँ जी, ये क्या सुनने में ये लेजिटिमेट लगता है? नो मैम। हाँ जी, No, क्यों? ma'am. क्यों, रीजन बताइए। मैम आया तो वो चोरी करने था, लेकिन खा के पराठे चला गया। बेटा, ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका रीजन नहीं है। हाँ जी, रीजन बताइए बेटा। Ma'am, can you repeat what is the situation? मैंने बोला है चोर चोरी करने गया, घर के हॉटकेस में 10 आलू के परांठे थे, तो अब हमें नहीं पता उसने खाए हैं या नहीं खाए हैं। तो चोर चोरी, घर वाले कह रहे हैं चोरी हो गई है, तो हॉटकेस में आलू के परांठे थे, वो हॉटकेस भी टेबल पर खुला है, साथ में 2 चाय की प्यालियां पड़ी हैं, उसके साथ मिलाई का डोंगा निकला हुआ है फ्रिज से, जो वहां पर बाउल में रखी हुई है। चोर कह रहे हैं कोई आकर चोरी कर कर चला गया। हाँ जी, जो क्या चोर, मैंने आपसे पूछा, आलू के परांठे तसल्ली से चाय बनाकर पीकर गए, जो ये सारी स्टोरी है उसमें सब कुछ नेचुरल है या कुछ हमें अननेचुरल भी लग रहा है? मैम जैसे डाइनिंग टेबल पर ले जाकर खाना, वो थोड़ा सा इतना आराम से तो नहीं करेगा कोई। क्यों? मैम सिचुएशन ऐसी है कि जब वो एंटर करते हैं तो ऐसा थोड़ा ना है कि उनको डर नहीं होगा कोई आ जाएगा या कुछ सिचुएशन क्रिएट ये ऐसी हो उनकी सकती। पहली प्रायोरिटी होती है क्राइम कर कर वहां से भागना, तो वो वहां से भागे नहीं। हाँ जी, इससे क्या सर्कमस्टांस से आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? मैम कोई ऐसा तो होगा जो जिसको पता है घर में कौन किस टाइम आता जाता है, और हो सकता है कोई नॉन ही उसमें हो। यस, ये इसका कंक्लूजन है। ये हमने सर्कमस्टांस से इन्फ्रेंस ड्रॉ की है, ये इन्फ्रेंशियल फैक्ट है। हम इन्फ्रेंस ड्रॉ किया, हमने इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ किया, जरूरी नहीं है कोई आउटसाइडर ही हो सकता है घर के आदमी नहीं कोई इन्वॉल्व हो और उसे घर जाने से, घर के बाहर जाने की जरूरत ही फील ना हो रखी हो, जिसकी वजह से वो अपने सारा कंडक्ट बहुत ही इजिली और बड़े लाइट मैनर में ये सब परस्यू कर रहे हैं, ये सब परस्यू कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। मैम मगर अगर उसे लगता होगा कि अगर मैं मतलब ऐसे परांठे खाऊंगा तो उसे लगता होगा कि किसी से पकड़ा भी नहीं जाऊंगा, मेरे ऊपर डाउट भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो घर का ही कोई नियर मेंबर होगा। बेटा, चोर की ये वो डाउट खत्म करने के लिए तो परांठे नहीं खाएगा, वो इसलिए क्योंकि चोर की पहली प्रायोरिटी होती है सीन ऑफ अकरेंस से भागना। अगर वो वहां से भाग ही गया, उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, सिर्फ एक डाउट क्रिएट करने के चक्कर में वो एटलीस्ट परांठे तो नहीं खाएगा। हाँ, ये हो सकता है कोई अगर नोन है उसकी कोई चीज वहां पर ड्रॉप कर दी, किसी को अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं उसका वॉलेट वहां पर छोड़ दिया, या किसी और का मोबाइल उठाकर लाए वहां पर आपने जान के ड्रॉप कर दिया किसी और को इम्प्लीकेट करने के लिए। पर बैठ के 10 आलू के परांठे चाय के साथ खाना, नो चोर विल अफोर्ड, ओनली फॉर राइजिंग अ डाउट। क्लियर है प्लीज? क्लियर है बेटा? यस मैम। अब सुनिए बेटा, आरुषि तलवार मर्डर केस के फैक्ट्स जितने केस में थे उसके बेसिस पर
जो सेशन कोर्ट है उसने कितना ब्यूटीफुली ह्यूमन कंडक्ट को इलेबोरेट किए। हाँ जी, फैक्ट्स थे। जो भारती मंडल है वो वहां पर डोमेस्टिक हेल्प थी, वहां पर सफाई का काम करती थी। सुबह भारती मंडल जिस टाइम पर आती है उसी टाइम पर आई, उसने नीचे से बेल किया कि दरवाजा खोल दो। ऊपर से जो आरुषि तलवार की मर्डर है, आरुषि तलवार की जो मदर है वो आई, उसने कहा ऊपर आकर चाबी ले लो, हेमराज कहीं बाहर से लॉक कर जा चुका है। वो ऊपर आई, उसने उसको कहा पता नहीं हेमराज लॉक कर शायद डायरी पर दूध लेने चला गया है, मैं अभी नीचे जा, मैं तुझे नीचे ही चाबी फेंक दूंगी। और जब वो नीचे गई उसने दरवाजा खोल दिया, इसका मतलब दरवाजा बाहर से लॉक नहीं था और सफाई वाली अंदर आ गई। जब सफाई वाली अंदर आई उसने जाकर एकदम से आरुषि तलवार का जो रूम खोला, उसने चीख मारा कि अंदर उसका मर्डर हुआ है। जो मदर है, मदर वहां पर बिल्कुल शांत खड़ी रही और उससे सिर्फ ये कहा देखो हेमराज क्या कर चला गया। उसने वहां पर उसने कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद इतनी देर में जो ये भारती मंडल थी वो ग्राउंड फ्लोर पर गई। उसने नीचे जो लोग अपार्टमेंट में रह रहे थे, बिकॉज जलवायु विहार का केस है न्यू दिल्ली का, अपार्टमेंट में रह रहे थे, उन्हें जाकर ये बताया और वो फिर ऊपर आ गए और जो मेड है वो वहां से चली गई जहां पर उसने अपना घर का काम करना होगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आई, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने फिर देखा जो जो चीजें उन्हें वहां मिली। जो आरुषि तलवार, जो उसका पिल्लो था, बेडशीट था, ब्लड सोक्ड थे और उसकी जो बॉडी थी वो वाइट शीट से ढकी हुई थी, वाइट शीट से। मदर और फादर के कपड़ों पर कोई भी ब्लड नहीं था। वहां उन्होंने पूछा कि सर्वेंट कहाँ है। सर्वेंट, वो कहते हमें नहीं पता वो कहाँ चला गया है, तो बस ये मर्डर उसी ने ही मर्डर किया है और उसके बाद वो फरार हो गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि स्कॉच की बोतल और 2 साथ में उसके ग्लासेस पड़े हैं, किसी ने रात को बैठकर वहां ड्रिंक भी किए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन फर्दर कैरी ऑन हुई। उन्होंने जो आरुषि और उसके पेरेंट्स के रूम में सिर्फ एक वुडन पार्टीशन थी और उसके पेरेंट्स ने कहा कि जो एसी है वो इतनी ज्यादा आवाज करता है कि हमें रात को पता नहीं चला कि हेमराज ने कैसे इस अक्रेंस को अंजाम दिया है। हमें किसी भी शोर शराबे की आवाज नहीं आई और स्लीप में हमें कुछ भी पता नहीं चला। सुबह जब ये भारती मंडल आई है तब हमने देखा क्या हो गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने कहा कि ऊपर जो टेरिस है उसका हमें लॉक दे दो, हम देखना चाहते हैं। आरुषि तलवार के फादर कहते चाबी कहीं गुम चुकी है, हमें नहीं पता कहां पर है। और जब उन्होंने पुलिस ने दरवाजा खोला, तोड़ी दिया और जब देखा टेरेस पर एक बॉडी, चद्दर से ब्लड सोक्ड बॉडी चद्दर से लिपटी हुई थी और जो कूलर के विंडो पेन्स होते हैं साइड पर वो उस पर ढके हुए थे और जो पड़ोसी ताकि वहां देख ना सके दोनों तरफ बेडशीट्स लटकाई हुई थी और नीचे स्टेयर्स पर तो कोई निशान नहीं थे पर टेरिस के से पता चल रहा था कोई डेड बॉडी ड्रैग कर आया है, कोई डेड बॉडी ड्रैग कर आया है। उसके बाद 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ जी, उसे फिर लगा कि जो डेड बॉडी है कोई ड्रैग कर वहां लाए और फिर जब
उन्होंने देखा कि अगर कोई ड्रैग कर कर लाया है तो उसके निशान कैसे हैं वहां पर, तो ये सारी चीजें वहां पर फैक्ट्स थी जो उन्होंने वहां पर नोट किया। उसके बाद ये सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे, और जो आरुषि तलवार थी, आरुषि तलवार का जो डोर था उसमें डबल शिट लॉक था। ये वो लॉक होता है जो होटल्स के रूम्स में होता है, जहां पर अंदर से तो कोई भी खोल सकता है, पर बाहर से खोलने के लिए आपको की चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट ओपन द डोर। हाँ जी, ये सारे फैक्ट्स वहां पर प्रेजेंट हुए। और उसके बाद जब ये केस का प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ, तो जो उसका फादर था, ये राजेश तलवार, वो गोल्फ क्लब का मेंबर था। उसने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, जब इन्वेस्टिगेशन बीच में थी, उसने जो लॉफ्ट होता है, जो सीलिंग के नीचे थोड़ी सी जगह बना देते हैं चीजों को रखने के लिए, तो जो उसका गोल्फ क्लब का जो रैकेट था उसने वो निकाल कर उन्हें हैंड ओवर भी किया। और जो हेमराज और आरुषि तलवार की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, और यहाँ पर दोनों को जो चोट पहुंचाने का तरीका था वो ऑलमोस्ट सेम था। और एक्सपर्ट ने कहा कि ये जो गोल्फ का रैकेट है, ये उससे भी दोनों प्रोबेबिलिटी है कि उसी से ही दोनों का मर्डर हुआ हो। हाँ जी, ये सारे सर्कमस्टांसेस वहां पर थे। जलवायु विहार में एंट्री होने के 5-6 रास्ते थे। हर डोर पर वॉच गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहता था विद रजिस्टर्स। किसी को भी बिना एंट्री रजिस्टर की एंट्री की परमिशन नहीं थी। और किसी भी डोर पर कोई भी, किसी भी मतलब गेट पर कोई भी एंट्री नहीं मिली कि कोई आउटसाइडर अंदर गए। मोर ओवर, हेमराज, आरुषि तलवार और उसके पेरेंट्स को इकट्ठे देखा गया है अराउंड 9:30 एंड 9:45। इन सारे फैक्ट्स के बाद अब मैटर कोर्ट पहुंचा, जहां पेरेंट्स कह रहे हैं किसी आउटसाइडर ने की है, हमें नहीं पता किसने की है। हाँ जी, अगर हम चेन ऑफ इवेंट्स फॉर्म करना चाहें, अब जितने जो फैक्ट्स बताए हैं, हाँ जी, रेलेवेंसी, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में सारा फ्रेमवर्क कर चुके हैं, फैक्ट्स उठाइए और बताइए कहाँ कहाँ और किस सेक्शन में रेलेवेंट है। मैम, यस, फर्स्टली तो उनका कंडक्ट जब मतलब उनकी जो स्लीपर थी उसने डोर मतलब की मांगी, तो उसकी मदर का कोई ओवर रिएक्शन नहीं था जब उन्होंने देखा, मतलब आरुषि को देखा मरे, मतलब उसका मर्डर हुआ देखा, तो उसका कंडक्ट नॉर्मल था, कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं था। ओके, इसको अब इतना काफी नहीं है। आपने कहा उसका कंडक्ट व्हेन शी सॉ हर डिसीज्ड डॉटर। आप मुझे बताइए, व्हाट टाइप ऑफ कंडक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ मदर एट दैट टाइम? मैम, अगर उसकी मतलब जो डॉटर थी उसकी डेथ किसी और ने की होती तो उसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इमोशनली होना था, बहुत ज्यादा उसको शॉक लगा होना था, लेकिन उसका ऐसा कोई कंडक्ट नहीं था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये वाला फैक्ट जजमेंट में बहुत पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है, रिएक्शन ऑफ द पेरेंट्स, कि दोनों पेरेंट्स के कपड़ों पर ब्लड नहीं था, जिसका एक अकेली लड़की जिसकी डेथ हो चुकी है, और अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वहां पर पेरेंट्स क्या उसे बिना गले लगाए, उसको बिना हक किए बिना रह सकते हैं? पर दोनों बहुत ही शांत वहां पर खड़े रहे। हाँ जी, इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? कि मैम उन्होंने खुद से अपनी बेटी का मर्डर किया होगा। हाँ जी, समटाइम्स कि उनने ये पोजीशन देख लिया, मतलब वो इससे आदी हो गए, मतलब मैम शॉकिंग नहीं है अब उनके लिए। हाँ जी, जब हमने कहा कि इसका क्या मीनिंग है, यहां पर जब हमने कहा कि उनके कंडक्ट में क्या एबनॉर्मैलिटी थी, एबनॉर्मैलिटी ये थी कि उनका जो रिएक्शन था
दैट इज नॉट द रिएक्शन ऑफ द पेरेंट्स। और यहाँ पर सबसे बड़ा, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को दुख नहीं हुआ होगा, चाहे उन्होंने खुद भी मारा हो, पर उनको बहुत दुख हुआ होगा। प्रॉब्लम जो कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया, ऐसा नहीं है कि उनको इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, पर वो आउटबर्स्ट ऑलरेडी निकल चुका है, उनका रोना धोना सब निकल चुका है, वो रिकंसाइल कर चुके हैं अपने माइंड में कि यस अब ये हो चुके हैं, अब तो हमने आगे का देखना है कि कैसे होगा। तो वो अब उनके माइंड में अब वो जितना दर्द या दुख है जो है वो उनके माइंड से निकल चुके। हाँ जी। और मैम एक की है जो वो बाहर से ही खुल सकती है या तो अंदर से खुल सकती है, और बाहर से तो की पेरेंट्स के पास ही होगी और किसी के पास तो हो नहीं सकती। इन नाइट जो डॉटर है उनकी किसी और को तो वो देंगे नहीं। यस, ये कोर्ट ने बोला है। कोर्ट कहता जिस तरह का दरवाजा है, तो कोई भी पेरेंट क्या अपने टीनेजर लड़की के रूम की चाबी क्या अपने सर्वेंट को देंगे, हेमराज को? क्योंकि दरवाजा टूटा तो है नहीं, की से ही खोला है। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर वो की उसके पास आई कहां से? उन्होंने कहा वो नेचुरल नहीं है कि कोई भी पेरेंट अपने टीनेजर लड़की की चाबी अपने सर्वेंट को देगा। इसका मतलब सर्वेंट ने वारदात को अंजाम नहीं दिया, इसमें पेरेंट्स की ही इन्वॉल्वमेंट है। और मैम इसमें एक ये आ सकता है कि जस्ट हाँ जी, बोलो अखिल। कि इसमें जैसे जिसने भी किया उसके पास सफिशिएंट टाइम और था कि वो बैठ के ड्रिंक कर सके। ओके, इसमें कहा कि आउटसाइडर, किसी आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट का कोई भी एविडेंस नहीं है, ना ही गार्ड्स ने, ना ही उनके फ्लैट के आसपास कोई ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी को किसी ने नोट की है। इसका मतलब आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी इनसाइडर ने ही मर्डर किया है। और ये सब करने के बाद वो वहां पर बैठकर उसने ड्रिंक किया है अपने इमोशनल जो भी आउटबर्स्ट था उसको कूल डाउन करने के लिए। और बेटा यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, क्योंकि जो इंटरनेट है, इंटरनेट का जब चेक किया गया तो बार बार इंटरनेट को 4-5 टाइम्स लॉग इन किया गया है उस रात में और टिल मॉर्निंग। हाँ जी, व्हाट डज दिस फैक्ट शो? यस, जागा हुआ था। जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें आवाज नहीं आई, अगर उनको आवाज नहीं आई तो इंटरनेट एक्सेस किसने की है? एक्सेस कोई बिना पासवर्ड के तो कर नहीं सकता। इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। जो बार बार इंटरनेट को एक्सेस करना 5-6 टाइम्स टिल मॉर्निंग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कोई भी पेरेंट उनमें से ईदर ऑफ देम दे वर नॉट स्लेप्ट, और वो जागे हुए थे। फिर कोर्ट कहता कि ये बड़ा अनबिलीवेबल है कि साथ वाले रूम में ही उनकी किसी की लड़की का मर्डर हो रहा है, इतनी वहां पर ग्रैपलिंग हो रही है क्योंकि मर्सीलेसली उसको मर्डर किया गया है, और पेरेंट्स को आवाज तक नहीं आई जबकि वो जागे हुए हैं, विच इज प्रूव्ड बाय दैट इंटरनेट फैक्ट। और बेटा इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए एक हाइपोथेसिस फॉर्म हुआ जिसके बेसिस पर कोर्ट ने कंक्लूड किया कि ये जो सब चीजें हैं दैट इज सर्कमस्टांशियल एविडेंस से हाइपोथेसिस बना है, कंक्लूजन निकला है कि कोई और आदमी की इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही कंक्लूजन पॉसिबल है विच इज कॉन्सोनेंस विद द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। हाँ जी, क्लियर है प्लीज? क्लियर है बेटा? मैम यस। हो सकता है उन्होंने जो मर्डर किया है जब उनके जो क्लोथ्स पहने हुए थे जहाँ पे ब्लड के निशान जो वो कहीं छुपा कर मतलब रख दिए होंगे। अब बेटा इसमें ये फैक्ट था कि अगर पूरी जो अपर बॉडी है वो ब्लड सोक्ड है तो बेडशीट कैसे वाइट रहेगी है जो उसने ओढ़ी हुई है? फ्लोर पर क्यों ब्लड नहीं आया? इससे ये पता चलता है कि किसी ने मर्डर कर एविडेंस को मिटाने की कोशिश की है, एविडेंस को फैब्रिकेट या मैनिपुलेट करने की कोशिश की है।
और इन सारे चीजों को देखते हुए जो सेशन कोर्ट है उसने कन्विक्ट किया पेरेंट्स को फॉर ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर ऑफ देयर डॉटर। हाँ जी बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। वेपन भी मिला था, वो यस, गोल्फ क्लब था। वो बेटा पेरेंट्स ने अपने आप ही हैंड ओवर कर दिया था, वो मिला नहीं था। मैम एक और भी फैक्ट था शायद, जो लड़की थी उसका जो गला था वो सर्जिकल एक्यूरेसी से काटा गया था शायद, किसका? आरुषि तलवार का। नहीं, क्या आप क्या कह रहे हैं सौरभ? मैम उसका जो नेक था वो सर्जिकल एक्यूरेसी से काटा गया था। बेटा इसमें जब जब इसमें डिस्कवरी हुई है तो डिस्कवरी में दोनों दोनों चीजें उन्हें मिली थी। उन्हें वो नाइफ भी मिला जो कि सर्जरीज के लिए शार्प एज्ड वेपन नाइफ होता है, वो भी मिला। और जो रैकेट था वो तो फादर ने खुद हैंड ओवर ही कर दिया था। और जो एक्सपर्ट ओपिनियन का प्रोबेबल है कि इन दोनों चीजों से ही ये इस वारदात को अंजाम दिया हो, इस वारदात को अंजाम दिया हो। यस मैम, हेमराज के मर्डर के लिए भी उनको कन्विक्ट किया होगा ना? अब बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि उनकी जो सारी स्टोरी है वो फॉल्स प्रूव हो गई जब रूफ टॉप पर हेमराज की डेड बॉडी मिली और उन्होंने कहा कि अगर कोई आउटसाइडर होगा, ऑब्वियस है रूफ टॉप वहां बालकनी में तो मर्डर नहीं हुए, मर्डर तो नीचे ही हुए। कोर्ट कहता अगर कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व होता वो कभी भी मर्डर नीचे कर बॉडी को ऊपर बालकनी में नहीं लेकर जाता। ये किसी ने और एक आदमी का ये काम नहीं है। इन्होंने ड्रैग कर ऊपर की तरफ लेके गए हैं, उसको बालकनी में डाल दिए, फिर सारी स्टेयर्स को साफ किए। पर अब फोरेंसिक में इतना एडवांस हो गया है कि अगर आप फ्लोर या स्टेयर्स को क्लीन कर भी दे तो ऐसे पाउडर आते हैं कि उनको डालकर आप ये मेकआउट कर सकते हैं कि फ्लोर पर क्या था। और वहां पर पता चला कि डेड बॉडी को नीचे से ऊपर लेकर जाया गया है। वो उसकी डायरेक्शन की, क्योंकि कैसे उसे ऊपर पुल की है, वो उसके जो बालकनी था टेरेस पर था उस पे क्या निशान थे, तो उन्होंने कहा कि यस ये स्टोरी है इसलिए फॉल्स है। ये बीच में इनकी स्टोरी कोजेंट एविडेंस के साथ प्रूव नहीं हो पाई, इसलिए सेशन कोर्ट ने कहा आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती एक्सेप्ट दैट द पेरेंट्स दे हैव कमिटेड द क्राइम। हाँ जी, क्लियर है प्लीज? मैम जब हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात करते हैं यस एंड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की बात करते हैं, बिल्कुल। ये दोनों एक तरह से ऑपोजिट है। अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं हो तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं रह सकती, हम ये कह सकते हैं ना? बेटा ये जो आपने कहा इसको हम कंपैरिजन नहीं कर रहे। वो क्यों? अगर प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है वो बहुत सारे एविडेंस को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकती है, वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंस जो हमने कहा था हाउ इज टू बी प्रूव्ड। आप ओरल एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आप किसी भी एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पर प्रोसिक्यूशन को अपना बर्डन डिस्चार्ज करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट एक्यूज्ड हैज कमिटेड द क्राइम। और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस में अगर प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और कोई, क्योंकि इस केस में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो उसमें पंचशील पॉइंट्स कहते हैं कि सर्कमस्टांसेस में चेन ऑफ इवेंट्स का फॉर्म करना जरूरी है। और जब कोई और हाइपोथेसिस कंक्लूजन पॉसिबल ही नहीं है एक्सेप्ट वन, और वो क्या कंक्लूजन है? देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट दैट द एक्यूज्ड they must have committed the crime, which is unerringly pointing out towards the guilt of the accused। ठीक है मैम? यस मैम इसमें सेक्शन 6 भी इंक्लूड हो रहा है क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन हो रही है ना सारी क्राइम की। बेटा जो आपने बोला ट्रांजैक्शन तब होती है वो जब मर्डर कर रहे हैं, अगर उस टाइम पर हुए तो वो
पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन में आता है। अब तो किसी ने ना ट्रांजेक्शन होते हुए देखी है, हम तो सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है बट प्लीज। मैम उन्होंने ओकेजन और अपॉर्चुनिटी दोनों ही खुद से ही मेक की है ना। बेटा बात कर रहे हैं ओकेजन और अपॉर्चुनिटी में, पेरेंट्स की वहां प्रेजेंस बिल्कुल नेचुरल है। पेरेंट्स, अगर कोई आदमी अपने घर पर नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, इन द मिडल ऑफ नाइट। तो ओकेजन और अपॉर्चुनिटी यस उनके पास थी, पर ओकेजन और अपॉर्चुनिटी वहां पर उनकी प्रेजेंस भी नेचुरल थी, बिकॉज वो अपने घर पर ही होंगे। ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी कब इंपॉर्टेंट होता है, जब एक्यूज्ड को वहां पर ओकेजन में अपॉर्चुनिटी मिली है, ओकेजन चाहे क्रिएट किया है चाहे सेल्फ मेड है, तब ये फैक्ट रेलेवेंट होता है। तो यहाँ पर ओकेजन या अपॉर्चुनिटी वहां पर रेलेवेंट होगा इन फॉर्मिंग चेन ऑफ इवेंट्स, कि दोनों एक्यूज्ड वहां पर उनके पास ओकेजन भी था और अपॉर्चुनिटी भी थी इस वारदात को अंजाम देने के लिए। ठीक है बेटा। यस मैम। यस। मैंने मैम इसलिए पूछा था ये क्वेश्चन बिकॉज आरुषि तलवार के केस में इतने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले तब भी एक्विटल ही हुआ उनको। बेटा वो इसलिए क्योंकि हम जहां पर जब हम तभी हम कहते हैं कि हम सेशन कोर्ट का जो जजमेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज सेशन कोर्ट ने उसके सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर कर, और उन्होंने कहा बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश कर रहे हैं सर्कमस्टांसेस दैट पेरेंट्स हैव कमिटेड द क्राइम। अब उसके बाद जब अपील में गया, डिसीजन चेंज हो गया और पेरेंट्स को एक्विटल मिल गया। तो अब ये यहाँ पर यस मैम एक जो उन्होंने हेमराज को बोला था कि हेमराज कहीं चला गया है, लेकिन हेमराज की डेड बॉडी ऊपर मिलना और एक्यूटल से कहीं कनेक्टेड तो है मैम, क्योंकि हो सकता है ये हुआ हो कि हेमराज को भी किसी ने वहां पर कुछ ऐसा आया था उसमें। बेटा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जहां पर लूप होल्स थे इन्वेस्टिगेशन में, यहाँ पर लूप होल्स थे इन्वेस्टिगेशन में लूप होल्स की वजह से जो एक्यूज लोगों को बेनिफिट दे दिया था एपिलिएट कोर्ट ने, जबकि सेशन कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को लताड़ा था कि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ एविडेंस थे जिनकी उन्होंने ट्रेस नहीं लिए थे। फॉर एग्जाम्पल, जब उन्होंने कहा जो पेरेंट्स का ब्लड सैंपल, उनका डीएनए, और जो हेमराज का वहां रूफ जो बालकनी थी, जो टेरेस था, वहां पर भी एक हैंड प्रिंट था जिसका डीएनए नहीं हुआ, कोई ब्लड सैंपलिंग नहीं हुई, उसके बाद तो उसकी रेलेवेंसी खत्म हो गई। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लूपहोल्स थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स चेंज किए गए ताकि इन्वेस्टिगेशन ठीक रास्ते पर चले, पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का जो लूपहोल्स का जो बेनिफिट है वो सेशन कोर्ट ने एक्यूज्ड को नहीं दिया। पर जब एप्रिसिएशन हुआ एविडेंस का और वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो किया, उसकी वजह से जो डाउट है वो पेरेंट्स को मिल गया था, बेनिफिट ऑफ डाउट। ठीक है बेटा। ठीक है प्लीज। ओके मैम। अब फॉर एग्जाम्पल सलमान खान का आया था हिट एंड रन केस, उसमें ट्रायल कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया बेटा। जजमेंट वर्थ अपलॉडिंग है, वर्थ एप्रिशिएटिंग है कि जो भी थे सर्कमस्टांसेस उनको उन्होंने कर उन्होंने कंक्लूजन किया इट ही हैज कमिटेड द क्राइम, और उसकी कन्विक्शन हुई। और आप देखिए हाई कोर्ट ने उस आदमी को एक्विटल दे दिया, हाई कोर्ट ने एक्विटल दे दिया। तो यहाँ पर जब हम उसका एनालिसिस करते हैं एक्विटल क्यों दिया, अगर आप पढ़ेंगे सुनकर, मुझे तो कोई लॉजिक लगा नहीं। हाई कोर्ट ने उसमें रीजनिंग दी कि प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया कि जो कार का जो टायर बर्स्ट हुआ है वो हिट होने से पहले हो गया था या हिट होने के बाद हो गया था। क्वेश्चन अराइज होता है, इज दिस फैक्ट सो इम्पोर्टेंट कि आपने उसे एक्विटल ही दे दिया, बाकी सारे फैक्ट्स को ऑल टुगेदर वो इग्नोर कर। पर बात है जब हम जजमेंट प्रोनाउंस करने की बात करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इन एडिशन टू आवर लॉ, चाहे वो प्रोसीजरल है चाहे वो सब्सटेंटिव है। इसलिए कभी भी जब हम
इस जजमेंट को रेफर करते हैं, we always refers to Sessions Court judgment, where court has beautifully explained the concept of circumstantial evidence, and they have convicted both of the parents only on the basis of circumstantial evidence. ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा? मैम यस मैम फिर उन्होंने जब सेशन ने उनको पनिशमेंट कन्विक्ट कर दिया, बट हाई कोर्ट ने उनको अक्यूजल क्यों किया? बेटा, इसका कारण नहीं होता। आरुषि तलवार ने। जब Parents- लैक ऑफ एविडेंस रीजन दिया था मैम इसमें हाई हम कोर्ट ने कि एविडेंस पूरे नहीं है। जब हम बात करते हैं, अब क्यों का कोई रीजन नहीं है। हम कहें सलमान खान को, सेशन को जब ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट कर रही है, हाई कोर्ट ने क्यों एक्विटल दिया। अब हम कहें जसिका लाल मर्डर केस में पहले एक्यूज को एक्विटल दे दिया और फिर उसी एक्यूज को फिर कन्विक्ट कर दिया। तो जब हम बात करते हैं बेटा सब्जेक्टिविटी और जितने भी ये प्रोनाउंसमेंट्स होते हैं, वहां पर हम बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो लूप होल्स छोड़े हुए थे, उन्होंने कहा क्लियर कट एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा दैट अक्यूज्ड हैव कमिटेड द क्राइम, तो बेनिफिट ऑफ डाउट उन्होंने पेरेंट्स को दे दिया था। क्लियर है प्लीज? क्लियर है बेटा? यस मैम। हाँ जी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस, बेटा आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, आपको मैं एक डॉक्यूमेंट सेंड कर रही हूँ। मैम अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी है उससे रिलेटेड ही करेंगे ना? हाँ बेटा, वो सारे स्टेटमेंट्स के आंसर्स हैं। एक मिनट। बेटा आप पहले कुछ पॉइंट्स पेन डाउन कीजिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको लेक्चर के बाद सेंड करूंगी। डॉक्यूमेंट में मैं आपको लेक्चर के बाद सेंड करूंगी। आप प्लीज पहले कुछ पॉइंट्स पेन डाउन कीजिए, कुछ पॉइंट्स पेन डाउन कीजिए। हाँ जी, फर्स्ट लिखिए, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट स्लैश बेनिफिट ऑफ डाउट। प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट स्लैश बेनिफिट ऑफ डाउट। बेटा ये आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है। इसके अंदर हेडिंग्स लिखिए। फर्स्ट, origin and concept of beyond reasonable doubt. Origin of concept of beyond reasonable doubt. इसमें लिखिए, इसमें लिखिए the concept of proof beyond reasonable doubt is not of recent origin. It is not of recent origin. Rather, मैम सीखना the concept of proof beyond reasonable doubt is not of recent origin. Rather, a reference has been found in डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिए इंडिया ऑफ वैदिक कल्प सूत्रास, इंडिया ऑफ वैदिक कल्प सूत्रास, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, where it has been stated
where it has been stated that even under the ancient system of administration of criminal justice, the benefit of doubt was always given to the accused. This principle was evolved by superior law courts of England, and India. In Miller, केस का नाम लिखिए, Miller versus Minister or Pensions, Lord Denning has observed that proof beyond reasonable doubt does not mean proof beyond shadow of a doubt. Full stop. The law would fail to protect the community if it admitted fanciful possibilities to deflect the course of justice. Ma'am, fail to protect community if it admitted fanciful possibilities to deflect the course of justice. Next देखिए, next paragraph. A stream of rulings of the Honorable Supreme Court, commencing with M.G. Agarwal versus State of Maharashtra, AIR 1963, SC 200, and climaxed by Sujit Biswas versus State of Assam 2013 Supreme Court has settled the law on this aspect, and there is no legal maelstrom, MAELSTROM,
MAELSTROM, maelstrom, about it, about it. मौली एक बार रीड करना बेटा जो लिखे, एक बार रीड करना प्लीज. Yes, ma'am. Origin of concept beyond reasonable doubt. The concept of proof beyond reasonable doubt is not of recent origin. Rather, reference can be made to India of Vedic Kalp Sutras, where it has been stated that even under ancient system, administration of criminal justice, where benefit of doubt is always given to the accused. The principle was evolved by superior law courts of England and India. इन मैम यहाँ पे मेरा केस का नाम मिस हो गया था. इन मिलर है बेटा, मिलर, MILLER, इन मिलर वर्सेस मिनिस्टर और पेंशंस. मिनिस्टर ऑफ Pensions, PENSIONS, pensions. Yes, ma'am. Lord Denning has observed proof beyond reasonable doubt does not mean proof beyond shadow of a doubt. The law will fail to protect the community if it admitted fanciful possibilities to deflect the course of justice. A stream of rulings of Honorable Supreme Court commencing with M.G. Agarwal versus State of Maharashtra 1963 and climaxed by Surjit Biswas versus State of Assam 2013 Supreme Court has settled the law on this aspect and there is no legal maelstrom about it. Next लिखिए, heading डालिए, conditions for applicability of benefit of doubt. Conditions for applicability of benefit of doubt. बेटा फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, circumstances, circumstances, WHOLLY, wholly, circumstances, wholly inconsistent, circumstances, wholly inconsistent with innocence, circumstances, wholly inconsistent with innocence. प्रिंसिपल लिख लीजिए बेटा. इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड रूल, इट इज फर्स्ट, ये प्रिंसिपल लिखिए इसके अंदर. इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड रूल in criminal jurisprudence, in criminal jurisprudence that circumstantial evidence can reasonably made, circumstantial evidence can be भी लिख लीजिए, can के बाद भी, can be reasonably made the basis of an accused person's conviction, if it is of such a character that it is wholly, WHOLLY, wholly inconsistent with the innocence, of the accused, and is consistent only with his guilt, हाँ जी, इसका मतलब है अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पर किसी को कन्विक्ट करना है तो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा केस कि जितने भी सर्कमस्टांसेस एस्टेब्लिश हुए हैं, नो अदर हाइपोथेसिस इज पॉसिबल एक्सेप्ट दैट द accused has committed the crime. It should be consistent only with his guilt. सेकंड का हेडिंग लिख लीजिए,
benefit of doubt if circumstances consistent either with innocence or guilt. इसका मतलब है कि जो सर्कमस्टांसेस प्रूव किए हैं वो दोनों ही पॉसिबिलिटीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो इनोसेंस की तरफ भी है और गिल्ट की तरफ भी है। तो जब हमने कहा कि यहां पर इफ सर्कमस्टांसेस आर कंसिस्टेंट आइदर विद द इनोसेंस और विद हिज गिल्ट, तो जो बेनिफिट ऑफ, बेटा नॉट आएगा, नॉट, आप इसमें नॉट डालिए, बेनिफिट ऑफ डाउट इफ सर्कमस्टांसेस नॉट कंसिस्टेंट आइदर विद इनोसेंस और गिल्ट, और इसमें जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हमेशा एक्यूज्ड को जाएगा। इसमें लिख दीजिए, if the circumstances proved in the case are not consistent either with the innocence of the accused or with his guilt, then the accused is entitled to the benefit of doubt. थर्ड हेडिंग लिखिए, distinction between primary facts and inferential facts. Difference between primary facts and inferential facts. मैम ये हेडिंग कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट के अंदर ही है? हाँ बेटा, ये सारा उसके अंडर है, इसके 4 इसके हैं कंडीशंस, और उसके बाद हम प्रिंसिपल्स करेंगे रिलेटिंग टू बेनिफिट ऑफ डाउट। ठीक है, प्लीज हेडिंग रिपीट कर दोगे? थर्ड हेडिंग है बेटा, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी फैक्ट्स एंड इन्फ्रेंशियल फैक्ट्स। इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी फैक्ट्स एंड इन्फ्रेंशियल फैक्ट्स। हाँ जी, प्राइमरी क्लासेस को प्राइमरी क्लासेस क्यों कहा जाता है बेटा? मैम वहां से स्टार्टिंग होती है, कुछ पता नहीं होता किसी को। कुछ लोग कहते हैं प्राइमरी क्लास किसी अच्छी क्लास स्कूल में करवा दो, उसके बाद तो बच्चे का बेस बन जाएगा। क्यों कहते हैं ये? मैम बेस बनाने के लिए उस टाइम कुछ क्लियर नहीं होता। बेटा इसका मतलब फाउंडेशन पिलर, जो केस का फाउंडेशन है दैट इज ऑन प्राइमरी फैक्ट्स, और उनके बेसिस पर जो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं वो इन्फ्रेंशियल फैक्ट है। हाँ जी, अरुषि तलवार मर्डर केस में प्राइमरी फैक्ट्स बताइए। No forceful entry. ओके, और कीज मैम। Wine bottle on a table, ma'am. यस, वाइन बॉटल वहां पर पड़ी है और 2 ग्लासेस, ये प्राइमरी फैक्ट है। हमने इन्फ्रेंस तो बाद में ड्रॉ किया कि किसने पिए किसने नहीं पिए। और सबसे पहले तो मैम डेड बॉडी मिली है। सबसे पहले डेड बॉडी मिली है जो लड़की की। मैम मैम डोर कीज ना मैम, कीज ओपन नहीं हुआ है। हम इंटरनेट जो चल रहा था मैम सारी रात। ओके, ये सारे बेटा प्राइमरी फैक्ट्स हैं। प्राइमरी फैक्ट्स हैं। प्राइमरी फैक्ट्स के लिए इन्फ्रेंसेस की कोई भी जगह नहीं है। सारे प्राइमरी फैक्ट्स प्रूव होने चाहिए इन एन ऑर्डिनरी मैनर। इन एन ऑर्डिनरी मैनर, उनके लिए कोई हमने स्पेस नहीं दिया
थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा, सारे प्राइमरी फैक्ट्स को प्रूव करना असेंशियल है फॉर द प्रोसिक्यूशन। इसमें आप लिखिए इट इज, आप अभी आपने सिर्फ हेडिंग ही लिखी है ना बेटा? Yes, ma'am. लिखिए, यस मैम। यस इसके अंडर लिखिए, इट इज नेसेसरी to distinguish between facts which may be called primary or basic which may be called primary or basic on the one hand, which may be called primary or basic on the one hand, and inference of facts to be drawn from them on the other. Continuation में लिखिए full stop. In regard to the proof of primary facts, the court has to judge the evidence in the ordinary way, and in appreciation of such evidence, there is no scope for the application of doctrine of benefit of doubt. Application of doctrine of benefit of doubt. लास्ट लिखिए बेटा, फोर्थ पॉइंट लिखिए, application of doctrine of benefit of doubt. Application of doctrine of benefit of doubt. इसमें लिखिए, when it is held that a certain fact is proved, the question arises whether that fact leads to the inference of guilt of the accused person or not, and in dealing with this aspect of the problem, the doctrine of benefit of doubt would apply
and an inference of guilt can be drawn only if the proved fact is wholly inconsistent if the proved fact is wholly inconsistent with the innocence of the accused and is consistent only with his guilt सौरभ रीड करना बेटा, जो अभी लिखे आपने रीड करना प्लीज। मौली आप कर दो रीड। मैम 4th point या all the 4 points? सारे 4 पॉइंट्स रीड करो बेटा। Okay, ma'am. First, circumstances wholly inconsistent with innocence. It Yes. is well established principle in criminal jurisprudence that circumstantial evidence can be reasonably made the basis of an accused person's conviction if it is of such a character that it is wholly inconsistent with the innocence of the accused and is consistent only with his guilt. Second, benefit of doubt if circumstances not consistent either with innocence or guilt. If circumstances proved in the case are not consistent either with the innocence of the accused or with his guilt, then accused is entitled to the benefit of doubt. Third, difference between inferential facts and primary facts. It is necessary to distinguish between facts which may be called primary or basic on the one hand and the inference of facts to be drawn from them on the other hand. In regard to the proof of primary facts, the court has to judge the evidence in the ordinary way, and in appreciation of such evidence, there is no scope for the application of doctrine of benefit of doubt. Fourth, application of doctrine of benefit of doubt. When it is held that a certain fact is proved, the question arises whether that fact leads to the inference of guilt of the accused person or not. And in dealing with this aspect of the problem, the doctrine of benefit of doubt would apply, and the inference of guilt can be drawn only if the proved fact is wholly inconsistent with the innocence of the accused and is consistent only with his guilt. यस, नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए बेटा, हेडिंग डालिए। ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है, वेरियस प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू बेनिफिट ऑफ डाउट। वेरियस प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू बेनिफिट ऑफ डाउट। वेरियस प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू बेनिफिट ऑफ डाउट। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, The Supreme Court in its various judicial pronouncements, the Supreme Court in its various judicial pronouncements, like Himachal Pradesh administration versus Om Prakash, AIR 1972 SC 975, comma, Shivaji Sahab Rao Bobade, like Himachal. Yes, Himachal Pradesh administration versus Om Prakash, AIR 1972 SC 975, comma, Shivaji Sahab Rao Bobade, BOBADE, Shivaji Sahab Rao Bobade versus State of Maharashtra,
versus State of Maharashtra, 1973, Volume 2, SC 793, comma, State of Punjab versus State of Punjab versus Jagir Singh Baljit Singh, State of Punjab versus Jagir Singh Baljit Singh, AIR 1973, SC 2407, 2407. नेक्स्ट लिखिए, धर्मदास वाधवानी, धर्मदास वाधवानी, WADHWANI, धर्मदास वाधवानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1974, वॉल्यूम 4, SCC 267, 267, comma, State of Haryana, State of Haryana versus Bhagirath, State of Haryana versus Bhagirath, 1999, Volume 5, SCC 96, etc. etc. लिख दीजिए. Has penned down the following principles relating to benefit of doubt. इसमें लिखिए, फर्स्ट, the benefit of doubt to which the accused is entitled, the benefit of doubt to which the accused is entitled is reasonable doubt, that is doubt which rational thinking man will reasonably, honestly and conscientiously entertain. Second, एक बार फर्स्ट रिपीट कर दो प्लीज. बेटा फर्स्ट है, the benefit of doubt to which the accused is entitled is reasonable doubt, that is doubt which rational thinking men will reasonably, honestly and conscientiously entertain. Second लिखिए, it does not mean that evidence must be so strong so as to exclude even a remote possibility that the accused could not have committed the offense. It does not mean that the evidence must be so strong so as to exclude even a remote possibility that the accused could not have committed the offense, as the law would fail to protect society as the law would fail to protect society.
नेक्स्ट लिखिए बेटा, थर्ड लिखिए, the cherished principles or golden thread of the cherished principles or golden thread of proof beyond reasonable doubt, which runs through the web of our law should not be stretched morbidly, to embrace every hunch, hesitancy, and degree of doubt, full stop. The excessive solicitude, reflected in the attitude that 1,000 guilty men may go, but one innocent shall not suffer, is a false dilemma, Only reasonable doubts belong to the accused. Otherwise, any practical system of justice will then break down and lose credibility with the community. Fourth लिखिए, crime is an event. In real life, and is product of an interplay of different human emotions. Full stop. In arriving at the conclusion of a crime, comma, the court has to judge the evidence by yardstick of probabilities, comma, its intrinsic worth and the animus of the witnesses,
and the animus of the witnesses. इस next लिखिए. Fifth, court must take a practical view of legitimate inferences flowing from evidence, circumstantial or direct, flowing from evidence, circumstantial or direct. Sixth, benefit of doubt is not a legal dosage. दवाई की डोज होती है ना, legal dosage to be administered at every segment of the evidence, but any advantage to be afforded to the accused at the final end after consideration of the entire evidence, comma, if the judge reasonably entertains doubt regarding the guilt of the accused, Last लिखिए 7. It is that state of the case which after the entire comparison and consideration of all the evidence leaves the minds of the judges in that consideration that they cannot say that they feel an abiding conviction to a moral certainty of the truth, abiding conviction to the moral certainty of the truth of the charge. हाँ जी, जो आपने 7 पॉइंट्स लिखे हैं बेटा, इसका ये मतलब है जब हम बेनिफिट ऑफ डाउट की बात कर रहे हैं, हम प्रोसिक्यूशन से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि बियॉन्ड आयोटा ऑफ डाउट. अगर हमने आयोटा ऑफ डाउट इसका मीनिंग रखा फिर तो कोई भी केस प्रूव नहीं हो पाएगा. तो जहां हम बेनिफिट ऑफ डाउट की बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस हो रहा है उस हर टाइम पर कोर्ट देखे कि कोई डाउट हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर कोई डाउट है तो एक्यूज को बेनिफिट दे. नहीं, ये स्टेज कब एराइज होगी? जब कोर्ट के आगे प्रोसिक्यूशन ने
सारा एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया और कोर्ट एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कर रही है, बिकॉज जब सारा एविडेंस की क्लोजिंग हो जाती है फ्रॉम बोथ द पार्टीज, उसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होता है कि कितना, किस एविडेंस में कितना वेट है, कितनी उसमें क्रेडिबिलिटी है, ये होता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। तो जब जज एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करता है तो सारे एविडेंस को एप्रिशिएट करने के बाद अगर उसके माइंड में रीजनेबल डाउट आता है कि यस, ये मैं इससे कन्विंस नहीं हूं कि जो चार्ज है वो प्रूव हो पाया है या एक्यूज ने क्राइम किया है, तभी बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को मिलता है। बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को मिलता है। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछिए, हमारा लास्ट पोर्शन रहता है, फिर हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा इन 7 पॉइंट्स में कोई डाउट है तो पूछिए। मैम 5th करवा दो एक बार। कोई कुछ पूछते हैं बेटा आपने? मैम इसमें रह गया थोड़ा सा मेरा, कोर्ट मस्ट बी टेक ए प्रैक्टिकल व्यू ऑफ लेजिटिमेट, इससे आगे रह गया मैम। ज्यादा रहता है बेटा यार, सिर्फ नहीं मैम, एविडेंस से पहले वाला 2 या 3 वर्ड, एविडेंस सर्कमस्टेंशियल और डायरेक्ट, इससे पहले बेटा वाला। एक्चुअली मेरे पास ना Court जो must, है, court must take a practical view of legitimate inference flowing from evidence, circumstantial or direct. बेटा डाउट पूछिए, डाउट पूछिए, पॉइंट्स में से डाउट पूछिए अगर आप। मैम यस मैम जो आपने बोला बेनिफिट ऑफ डाउट है, वो कब मिलेगा अक्यूज्ड को? बेटा, जब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, डाउट किस नेचर का होना चाहिए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि डाउट रीजनेबल होना चाहिए। डाउट रीजनेबल होना चाहिए, इसका मतलब जो एविडेंस है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो कि एविडेंस जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड ने क्राइम ना किया हो। इसका मतलब एवरी प्रोबेबिलिटी सेज दैट एक्यूज्ड हैज कमिटेड द क्राइम, दैट एक्यूज्ड हैज कमिटेड द क्राइम। फिर हमने कहा जो डाउट है वो सिर्फ हम रीजनेबल डाउट्स की बात कर रहे हैं जो एक्यूज को बिलोंग करते हैं। अगर हम कहते हैं 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, अगर हमने इस प्रिंसिपल को अनड्यूली बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया तो हमारा क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जो कम्युनिटी है वो इसमें अपना फेथ और ट्रस्ट जो ऑलरेडी खत्म होने की कगार पर है, लोग कोर्ट्स को बिलीव नहीं करते हैं कि वो जस्टिस देंगी, तो वो एब्सोल्युटली खत्म हो जाएगा। इसलिए जिस बेनिफिट ऑफ डाउट का हमने बेनिफिट देना है वो रीजनेबल डाउट होना चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि जब भी कोर्ट के आगे कोई मैटर पहुंचता है तो कोर्ट कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर वो एविडेंस को जज करती है, चाहे सर्कमस्टांशियल हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे ओरल है, कोई भी एविडेंस है। और वो पैरामीटर्स क्या हैं? इसमें हमने बोला यार्डस्टिक ऑफ प्रोबेबिलिटीज। यार्डस्टिक ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि एक्यूज ने क्राइम किया हो। क्या पता जो प्रोबेबिलिटी है उस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि और कोई कंक्लूजन ही पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट दैट द एक्यूज्ड हैज कमिटेड द क्राइम। इट्स इंट्रिंसिक वर्थ, उसकी वैल्यू कितनी है, वो कितना क्रेडिबल है, कितना रिलायबल है, एंड द एनिमस ऑफ द विटनेसेस, जो ये गवाही दे रहे हैं लोग, इनका रियलिटी में इंटेंशन क्या है? कहीं ये जो गवाही देने वाले ये एक्यूज्ड को कन्विक्ट तो नहीं करवाना चाहते? क्या इनका मेलाफाइड इंटेंशन तो नहीं है? ये सच बोल रहे हैं ना? तो कोर्ट का ये ऊपर बहुत हैवी ऑनरस बर्डन होता है सारे जो एविडेंस उसके सामने पेश हुए हैं उसको एप्रिशिएट करना। उसके बाद हमने कहा कि कोर्ट को लेजिटिमेट इन्फ्रेंसेस लेने चाहिए सारे एविडेंस के। फिर उसके बाद हमने स्टेज की बात की है कि बेनिफिट ऑफ डाउट का जो डाउट का ये जो बेनिफिट है वो किस स्टेज पर होगा। इसका फिर हमने कहा कि ऐसा नहीं है कोई भी एविडेंस कोर्ट के आगे आएगा
और कोर्ट हर पॉइंट पर देखेगी बेनिफिट ऑफ डाउट देना है या नहीं देना। नहीं, क्यों? जो आपका ट्रायल जब कंडक्ट होता है तो दोनों पार्टीज अपना एविडेंस लीड करती है, एविडेंस की ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश होती है, क्रॉस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, तीनों स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं। उसके बाद एविडेंस की क्लोजिंग हो जाती है, जब प्रोसिक्यूशन भी दे चुकी है और डिफेंस भी दे चुकी है। जब उसके बाद कोर्ट एप्रिशिएट करता है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होता है कि जो जो एविडेंस दोनों तरफ से आया है उनमें उनमें कितना वेट है, उनको हमने कितना वेटेज देना है। अगर उस एविडेंस को एप्रिशिएट कर कर जज का माइंड कन्विंस हो जाता है दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी अदर देन द वन दैट द एक्यूज्ड हैज कमिटेड द क्राइम, तो उसकी कन्विक्शन होगी। अगर एविडेंस के एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के टाइम पर अगर जज के माइंड में ये थॉट आता है कि यस आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय द कन्विक्शन कि ये जो चार्ज लगाया था ये प्रूव हो चुके हैं, इसका मतलब प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं हुआ, तो इस स्टेज में अगर जज के माइंड में ऐसा रीजनेबल डाउट आता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को मिलेगा, तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को मिलेगा। हाँ जी, कुछ पूछते हैं आपने? मैम आपने एक वर्ड बोला था प्रोसिक्यूशन इज नॉट आयोटा ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, मैम उसको एक्सप्लेन कर दो एक बार। बेटा आयोटा ना सबसे छोटी यूनिट होती है, आयोटा। ये जब आप मैथ्स पढ़ते हो आयोटा सबसे छोटी यूनिट होती है। इसका मतलब अगर हम ये सोचेंगे कि 0.00001% भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि एक्यूज के अलावा किसी और ने क्राइम ना किया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जज है, जज साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट तो क्या करता है, दो एलिमेंट्स को बनाएगा और एक कंपाउंड बन जाएगा, 1+1 2 है साइंटिस्ट के लिए। पर जो जजेस हैं दे आर डीलिंग इन अ सोशल लैब, दे आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स के ह्यूमन बिहेवियर को मैथमेटिकल इक्वेशन में मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पर काम करना पड़ता है। तो जब हम प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पर काम कर रहे हैं तो हमने मेयर फेंसिबल कंजक्चर्स या सरमाइजेस को नहीं देखना। अगर जज कन्विंस है कि यस और कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं एक्सेप्ट दैट द एक्यूज्ड हैज कमिटेड द क्राइम, एक्यूज्ड की कन्विक्शन होगी, यहाँ कोई बेनिफिट ऑफ डाउट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जिस बेनिफिट ऑफ डाउट की हम बात कर रहे हैं तो डाउट वो रीजनेबल डाउट होना चाहिए, डाउट वो रीजनेबल डाउट होना चाहिए। ठीक है प्लीज? यस मैम। मैम और एक लाइन ये इनकंसिस्टेंट विद इनोसेंस एंड कंसिस्टेंट विद द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, ये वाली लाइन एक्सप्लेन कर दो। फिर से बोलना बेटा, कौन सा सेंटेंस बोला है आपने? मैम इनकंसिस्टेंट विद द इनोसेंस एंड कंसिस्टेंट विद द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। बेटा आपने ना गलत लिखा है, ये सेंटेंस नहीं था, ये सेंटेंस नहीं था। ये कौन सा पॉइंट है, आप कौन सा पॉइंट बोल रहे हो? कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ डाउट ऑफ बेनिफिट की फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग में मैंने लिखा था सर्कमस्टांसेस होली इनकंसिस्टेंट विद इनोसेंस। यस मैम। तो ये पूछ रहे हो आप? यस मैम। बेटा इसका मतलब होता है कि जब आपने सर्कमस्टांशियल केसेस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस आपने कोर्ट में प्रोड्यूस किए, तो जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस जो आपने प्रोड्यूस किए उन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर कोई और कंक्लूजन हो ही नहीं सकता सिर्फ एक के सिवाय, दैट एक्यूज्ड हैज कमिटेड द क्राइम। कोई भी सर्कमस्टांस वो इनकंसिस्टेंट है उसके इनोसेंस के साथ, कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है सिर्फ इसके अलावा, किसके अलावा? कि क्राइम एक्यूज्ड ने किया हो। जो तलवार पेरेंट्स के केस में जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे, दोनों के जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे that is pointing towards the hypothesis that there is no other possibility other than the one that accused has committed the crime. All the circumstances they are consistent with the guilt of the accused. ठीक है प्लीज? यस मैम।
हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए बेटा, हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए। मैम यस, मैम मुझे अभी भी क्लैरिफाई नहीं हो पाया जो आपने अरुषि मर्डर केस वाला करवाया था कि उसको बाद में जाके अक्यूटल हो गया था। मेरा क्यों वाई वाला क्वेश्चन अभी है। ओके बेटा, जब हम जजेस की बात करते हैं, जजेस ना सब्जेक्टिविटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जज एक गिलास में आधा वो खाली है, आधा पानी है, जब आप उसको देखेंगे, सब लोग, कुछ लोग आधा खाली गिलास देखेंगे और कुछ लोग आधा पानी देखेंगे। तो हर चीज को देखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। जब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब्जेक्टिविटी को हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते। तो जब कोई भी जज किसी भी चीज को परसीव कर रहे, चीजों को परसेप्शन, चीजों को पर्सपेक्टिव, हमारा विजन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई लोग अगर लाइट्स पर रुके हैं, वो बेगर्स को कार में से पैसा देते हैं आउट ऑफ सिंपथी। उनका चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव ये है कि बेचारों के पास खाना नहीं है तो इनको पैसे दे दो। दूसरा का ये पर्सपेक्टिव है कि बिल्कुल पैसे नहीं देने चाहिए, इससे आप बेगिंग को प्रमोट कर रहे हो। जो अच्छे भले आदमी काम कर सकते हैं, हट्टे कट्टे आदमी, वो भी बेगिंग का रास्ता चुन रहे हैं फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। उसने असूल बनाया हुआ है कभी भी बेगिंग नहीं देनी। अब आप देखिए, दोनों लोगों ने सेम सिचुएशन में डिफरेंट लॉजिक अप्लाई किया। क्या आप कह सकते हैं इनमें से कौन ठीक है और कौन गलत है? आंसर कीजिए बेटा, क्या आप ये कह सकते हैं इनमें से कौन ठीक है और कौन गलत है? मैम पता नहीं। नहीं नहीं, पता क्यों नहीं, आपको बिल्कुल पता है, आप लॉयर हो, आप अपना माइंड अप्लाई करो, आपने सुन ली है। क्या आप ऐसे कंक्लूजन बना सकते हो कि ये ठीक है और ये गलत है? मैम ये तो सब्जेक्टिविटी की बात है। ये सब्जेक्टिविटी की बात है बेटा। आपका परवरिश किस माहौल में हुआ है, कैसे आपने सर्कमस्टांसिस में आपकी ब्रिंगिंग अप हुई है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे आदमी अपनी ओपिनियन फॉर्म करता है। तो अगर ऐसा है, कोई ठीक गलत नहीं है, चीजों को देखने का नजरिया है। तो आपने जब बोला, वैसे बेटा जो सबसे निचली कोर्ट में, क्योंकि सारा एविडेंस रिकॉर्ड होता है, ये कहा जाता है कि निचली कोर्ट की फाइल को तोड़ना हायर कोर्ट में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हायर कोर्ट सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पर जाती है, री एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस नहीं करती। जो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है, क्योंकि वो सारा लोअर कोर्ट में हो चुका है, हाई कोर्ट में कभी भी एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस नहीं हो सकता। वहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ पर जाता है कि अपील में ये डिसीजन नहीं है या किस फैक्टर को उन्होंने इग्नोर कर दिया है, क्या रीजंस थे जो भी है वो उसमें जाते हैं। पर कई बार क्या है, ट्रायल कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट में रिवर्स हो जाते हैं। तो रिवर्स होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या पता हाई कोर्ट को लगे कि ट्रायल कोर्ट ने उस फैक्ट को बहुत ज्यादा तवज्जो दी है जो कि जिसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, इसलिए हाई कोर्ट का डिसीजन चेंज हो गया। तो आप जो बात कर रहे हैं, दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। हर चीज को देखने का, हर चीज को समझने का हर आदमी का अपना नजरिया होता है। तो अगर हाई कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट के जज को ये लगे कि इस फैक्टर को इतनी सिग्निफिकेंस नहीं देनी चाहिए थी जितनी ट्रायल कोर्ट ने दे दी है। अब फॉर एग्जाम्पल, चलो हम एविडेंस एक्ट कर रहे हैं, अभी तो हम क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, हम सिविल लॉ की बात कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट क्रुएल्टी में डाइवोर्स दे देती है, और फिर जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे दिया, हाई कोर्ट ने डिसीजन उल्टा कर दिया। हाँ जी, क्यों कर देती है हाई कोर्ट डिसीजन ओवर रूल? क्यों मैम कर एक बार देती? रिपीट करना। मैंने बोला ट्रायल कोर्ट ने डाइवोर्स दे दिया, हाई कोर्ट ने उसको उल्टा कर दिया, उन्होंने कहा डाइवोर्स नहीं देना, तुम्हारी शादी अभी परसिस्ट करेगी। ऐसी कोई क्रुएल्टी नहीं है। हाँ जी, क्यों ऐसे डिसीजंस रिवर्स होते हैं? क्यों होते हैं रिवर्स?
बताइए। सॉरी मैम। अरे कोई भी बताइए, आप नहीं, आपने तो क्वेश्चन पूछा, कोई भी बताइए क्यों डिसीजन रिवर्स होते हैं। मैक्सिमम टाइम, अरे बेटा कई बार चीजों, जज को चीजों को देखने का उनका अपना नजरिया है। ट्रायल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है उसे लग रहा था इससे ज्यादा क्रुएल्टी नहीं है। हाई कोर्ट का जज कह रहे हैं तो नॉर्मल वेयर एंड टियर है मैट्रिमोनियल लाइफ की, तो कोई क्रुएल्टी थोड़ी नहीं है। जो लोअर कोर्ट का जज है वो कह रहे हैं कि अगर पत्नी खाना ना बनाए ये तो भाई क्रुएल्टी है। हाई कोर्ट का जज कह रहे हैं खाना बनाना से सिर्फ थोड़ी ना पत्नी हो जाती है, आप नौकर भी तो रख सकते हैं। ये रियल केसेस हैं। तो जब चीजों को देखने का हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है, और सब्जेक्टिविटी को आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते फ्रॉम अ पर्टिकुलर, इन अ पर्टिकुलर केस, फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन। और यही वजह है कि जो डिसीजंस हैं वो आगे जाकर ओवररूल हो जाते हैं या डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज। यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। बेटा नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक लिखिए। इसमें हम बार बार कह रहे थे बेनिफिट ऑफ डाउट, कि डाउट रीजनेबल होना चाहिए। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रीजनेबल डाउट। हेडिंग डाल दीजिए, रीजनेबल डाउट, रीजनेबल डाउट। बेटा यहां से हम कल स्टार्ट करेंगे रीजनेबल डाउट को, और उसके बाद आपका सर्कमस्टांशियल एविडेंस करेंगे। आज आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस को करने के बाद हमारा नेक्स्ट होगा टेप रिकॉर्डेड एविडेंस। और टेप रिकॉर्डेड एविडेंस को करने के बाद, क्योंकि इनके साथ हमारे बेयर एक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 1। ठीक है प्लीज, ठीक है बेटा। मैम आप सर से बोलते कल वाला लेक्चर अपलोड करा दो। एक मिनट बेटा, मुझे ना आपका साउंड क्लियर नहीं है, बोलो सौरभ। मैम आप सर से बोल के कल वाला लेक्चर अपलोड करा दोगे? निशा कल वाला लेक्चर अपलोड कर देना यार, हो जाएगा बेटा, कर देंगे, आज कर देंगे। ठीक है प्लीज, ओके थैंक यू बेटा। ये जो आपका आज का एरिया है ये ना बिल्कुल बेसिक लेवल पर है, ये आपके बुक्स में नहीं है। ये सारा जजमेंट्स में से प्रिंसिपल्स निकाले हुए हैं, और पेपर में आपको क्वेश्चंस आते हैं। आप प्लीज इसकी रीडिंग लेना, अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें से फिर पूछ सकते हैं। ठीक है प्लीज, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।